हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स की 12वीं टेस्ट सीरीज़। और इसमें जो भी करंट अफेयर्स है, ये पिछले जो भी 2-4 महीने का करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड किया गया है। और वीकली वाइज हम लोग इसको पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, ताकि जो भी हफ्ते भर की चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएं। और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं तो उसमें इसी तरीके से करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स एक तो आपको हम वीकली मंथली जो पीडीएफ है ग्रुप में वो प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, ताकि जो आपने सीरीज पढ़ी है, जो भी आपने मैटर पढ़ा है, तो आप कैसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से प्रश्न बनते हैं, तो वो आपको हम हल कराने का प्रयास करते हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ है वीकली मंथली, इसमें पूरे साल भर का आपको करंट अफेयर्स मिलता है, तो वो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ के ले सकते हैं। उसको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, ठीक है। तो उस पर संपर्क कर लीजिए। पूरे दिसंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा वीकली मंथली पीडीएफ के रूप में, ठीक है। और आरओ 2022, पीसीएस 2022 और आरओ 2021 मेंस के लिए बैच चल रहे हैं, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको जीएस हिंदी का मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत व नेपाल के मध्य नए पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? महाकाली नदी, गौरी गंगा नदी, गौला नदी या राप्ती नदी? और सही आंसर आपका हो जाएगा महाकाली नदी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल के धारचूला से जोड़ने के लिए महाकाली नदी पर एक नए पुल निर्माण की योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये जो है भारत और नेपाल के मध्य पुल निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जल संरक्षण के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब भी दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यूपी का सबसे जो पश्चिमी जिला है, अब तो खैर शामली हो गया, लेकिन पहले मुजफ्फरनगर था, तो उसको ये सबसे जिले का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर मेरठ? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गाजियाबाद। ये देखिए, इस तरह की वैन है। स्वीट क्रांति को अब गांव तक पहुंचाने की नई शुरुआत, मोदी जी की फोटो छपी हुई है, खादी इंडिया का लोगो बना हुआ है, इस तरह की वैन बनाई गई है। तो इस वैन को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के शिरोरा गांव में लॉन्च किया गया है। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। यह पहल मीठी क्रांति का हिस्सा है, यानी कि स्वीट क्रांति का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व मौसम संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों में जोखिमों को ट्रैक करती है। वो कौन कौन से हैं? आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी। भारत के संदर्भ में अंतर्राज्यीय संबंधों में कमी, ऋण संकट, युवाओं में व्यापक निराशा, तकनीकी शासन की विफलता तथा डिजिटल असमानता शीर्ष जोखिमों में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 तक 23% तक सिकुड़ सकती है, ये अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और किस देश के मध्य होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन हुआ है?
ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस या अमेरिका? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। तो इंडो यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के तहत 6 उपसमूह बनाए गए हैं जो निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करते हैं। इसमें क्षेत्र आपके हैं: अवैध वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी, मेगा सिटी पुलिसिंग और संघीय, राज्य एवं स्थानीय भागीदारों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन, बंदरगाह, सीमा और समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साइबर जानकारी। इतने क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही माया सभ्यता किस देश से संबंधित है? जापान, मैक्सिको, मिस्र या भारत? और सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा मैक्सिको। एक नए अध्ययन के अनुसार माया सभ्यता की लगभग 500 सूखा प्रतिरोधी खाद्य पौधों तक पहुंच हो सकती है। माया सभ्यता की उत्पत्ति युकाटन प्रायद्वीप में हुई थी। इसे अपने विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिए जाना जाता है। माया सभ्यता का उदय लगभग 250 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल या हैदराबाद? और सही आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। तो ये देखिए रॉक संग्रहालय है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय की चट्टानों को ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और जम्मू कश्मीर से लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 9 जनवरी, 14 जनवरी या 19 जनवरी? सही आंसर आपका हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी के दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी, जिनको महान प्रवासी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। तो 1915 में महात्मा गांधी जो है, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि वो भारत वापस लौटे, तो इसलिए इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से? 2003 से। और ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 में ये फैसला लिया गया कि अब ये प्रत्येक 2 साल पर इसको मनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने वृक्ष प्रजाति रेड सैंडर्स को अपनी सूची के अंतर्गत किस श्रेणी में रखा है? विलुप्त, वन विलुप्त, लुप्त प्राय या संकट निकट? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लुप्त प्राय। तो ये है आपका जो है रेड सैंडर्स वृक्ष, आप देख सकते हैं। और यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। यह वृक्ष लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी तथा पर्ती भूमि में उगते हैं, यानी जहाँ पर चट्टान वगैरह होती है वहाँ पर ही उगते हैं। वर्ष 2018 में IUCN ने इसे संकट निकट के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, यानी कि 18 में संकट निकट था, लेकिन अब जो है इसको क्या कर दिया गया है? लुप्त प्राय, यानी कि बहुत कम, बिल्कुल मिलती नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस नए विभाग की स्थापना की गई है? राजस्व सर्वेक्षण विभाग, जमा पूंजी निगरानी विभाग, फिनटेक विभाग या सीटेक विभाग? और सही आंसर आपका हो जाएगा फिनटेक विभाग। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की है। फिनटेक विभाग का उद्देश्य विनियमन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के साथ साथ
ऐसी चुनौतियों का समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा सागर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरह से जो गंगा मेला, ये लगता है कितनी भीड़ होती है, आप लोग देखिए इस तरह। तो हर साल मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होने वाला गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। तो इसके जो गंगा सागर है, इसको सागर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 10 यानी कि 6-7 दिन चलता है। और ये गंगा सागर जो यहाँ पर जो द्वीप है, तो यहाँ पर ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना, और सही आंसर आपका है आंध्र प्रदेश। तो स्मार्ट टाउनशिप में मध्यम आय वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। 18 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले मध्यम वर्ग के लोग इस स्मार्ट टाउनशिप में भूखंडों हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। इसके तहत उन्हें 3 श्रेणियों यानी कि 150 वर्ग गज, 200 वर्ग गज और 240 वर्ग गज में भूखंड प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसान कल्याण मंत्रालय ने किस देश के कृषि विभाग के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्पेन या बेल्जियम? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा अमेरिका के कृषि विभाग ने दो कृषि उपज को एक दूसरे के बाजार में पहुंच देने के लिए प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपज में भारत की ओर से आम और अनार तथा अमेरिका की ओर से चेरी और अल्फाल्फा रिज्का चारा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद या पुणे? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद। तो 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, देखिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, तेलंगाना राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा 7 से 8 जनवरी 2022 को ये किया गया था। 24वें क्रम का था ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 10 से 16 जनवरी, 2 से 8 जनवरी, 11 से 17 जनवरी या फिर 22 से 28 जनवरी? सही आंसर आपका हो जाएगा 10 से 16 जनवरी। ये आपका इनोवेशन वीक है, राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संयुक्त रूप से 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश में नए डेल्टा क्रोन कोविड संस्करण का पता चला है? को नया संस्करण आ गया, मेक्सिको, साइप्रस, मोरक्को या स्पेन? डेल्टा क्रोन, अभी तक डेल्टा था, अब डेल्टा क्रोन हो गया है, और ये आपका है साइप्रस। तो साइप्रस ने डेल्टा क्रोन के रूप में एक नए संस्करण का पता लगाया है, जिसकी डेल्टा संस्करण के समान आनुवंशिक पृष्ठभूमि है, जो ओमाइक्रोन से 10 उत्परिवर्तन के साथ मिलकर बना है। साइप्रस में इस संस्करण के ने 25 लोगों को प्रभावित किया, यानी कि साइप्रस में 25 लोग जो है इससे प्रभावित भी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या फिर असम? और सही आंसर आपका यहाँ पर मणिपुर।
ये देख सकते हैं कचाई लेमन फेस्टिवल, नींबू का त्यौहार कचाई लेमन, मणिपुर इंडिया। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में उखरुल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू किया। नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत के किस राज्य द्वारा की जाएगी? महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली या फिर केरल? सही आंसर आपका यहाँ पर केरल है। बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बधिरों के खेल संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समिति से मंजूरी मिल गई है। चैंपियनशिप में कम से कम 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। कम से कम 8 देश, इसमें 8 देश प्रतिभाग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 6%, 6.5%, 7% या फिर 7.5%? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 6.5%। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। पहले है 8.4% रहने का अनुमान था। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए विकास दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा किस देश द्वारा बनाया गया है? अमेरिका, जापान, रूस या चीन? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चीन। ये देख सकते हैं ये कृत्रिम चंद्रमा है इस तरीके से। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहाँ के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों का निर्माण और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। इस कृत्रिम चंद्रमा का व्यास लगभग 2 फीट है। इसकी कृत्रिम सतह वैसी चट्टानों और धूल से बनाई गई है जो उतनी ही हल्की हैं जितनी चंद्रमा पर होती हैं, यानी कि सेम वैसे ही बनाया गया जैसे कि वास्तव में चंद्रमा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया गया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? सही आंसर आपका केरल हो जाएगा। तो हाल ही में साइलेंट वैली आंदोलन के प्रणेता यानी कि प्रचारक M.K. प्रसाद का निधन हो गया है। 1970 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने साइलेंट वैली क्षेत्र में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए। इसी क्रम में सेव द साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उद्योगपति रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, जेन कॉफमैन, विवेक सांडिल्य या जगदीश अरोर? और सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ये जो है रतन टाटा साहब की बायोग्राफी है। यह जीवनी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। इसे हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज के वर्षों और अन्य बातों के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया है? पियरे ओलिवर गोरिचंस, क्रिस्टलिना ऑर्जिजीवा, उर्जित पटेल या गीता गोपीनाथ? और सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पियरे ओलिवर गोरिचंस। फ्रांस में जन्मे अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिचंस गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे।
पियरे ओलिवर उभरते रुझानों को पहचानने और वर्तमान की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय अर्थशास्त्री के लिए 2007 वर्नेसर प्राइज जीता था। और क्वेश्चन नंबर 24, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक या फिर एक्सिस बैंक? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर HDFC बैंक। यह पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन रणनीतियों में डिजिटलीकरण, संचार और निवेश सहित प्रमुख रुझानों में तेजी लाने में योगदान के लिए दिया जाता है। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। CEO शशिधर जगदीशन है और अध्यक्ष इसके अतनु चक्रवर्ती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया 25, जिसका जवाब आपको देना है। आप लोग तैयार हो जाइए और बताइए आज की सीरीज आपको कैसी लगी। और नोट्स वगैरह के लिए RO PCS के लिए, मेंस के लिए, प्री के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी, 14 जनवरी, 20 जनवरी या फिर 24 जनवरी? सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। और ये आपका 14 जनवरी है। भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा में हमारे सैनिकों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना है। तो दोस्तों ये थी आपकी 12वीं सीरीज। इस तरीके से आपको लगातार ये जो है बैक टू बैक सारी सीरीज मिलेंगी और करंट अफेयर्स आपका PCS के लिए और RO के लिए आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।